दोस्तों। जैसा कि हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कैंसर। तो कैंसर को हम पहले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने वहाँ पर आपसे कहा था कि कैंसर के ऊपर 8 से 10 मिनट के कुल 4-5 लेक्चर होंगे, जिनको देखने के बाद आपकी जो कैंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएगी। और इसमें हम कैंसर की हर एक चीज़ के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, टेस्ट्स के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, फर्स्ट स्टेज कैंसर, सेकंड स्टेज कैंसर, क्रिटिकल स्टेज और कैंसर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कहीं ना कहीं उसको इन लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो पहला लेक्चर मैंने कैंसर के ऊपर बना दिया है, वो अगर ये दूसरा लेक्चर है और अगर आपको इस लेक्चर को कायदे से समझना है तो ये ज़रूरी है कि आप पहला वाला लेक्चर देख करके आएँ, तो आप चीज़ों को ईजिली रिलेट कर पाएंगे। वहाँ पर मैंने कैंसर के बारे में बड़ी सिंपल सी बातें बताई थी, बड़ी बेसिक बातें बताई थी और उसके साथ साथ एक चार्ट बनवाया था छोटा सा, जिसमें मैंने ये देखा था कि नॉर्मली सेल कैसे ग्रो होता है, कैसे डिवाइड करता है। फिर मैंने वहाँ पर थोड़ा हिंट भी दिया था और ये कहा था कि अब मैं अगले लेक्चर में ये बताऊँगा कि कैसे सेल ग्रो करता है, कैसे एक नॉर्मली ग्रो करने वाला, डिवाइड करने वाला सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आखिर वो क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोई नॉर्मल सेल, जिससे एक नॉर्मल सेल बन रही होती है, उससे एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति की कोई एक नॉर्मल सी सेल है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको उस दिन एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि हर व्यक्ति के सेल में कैंसर कॉजिंग जीन होती है जिसको हम ऑन्कोजीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो जीन लिख रखी है ऑन्कोजीन। बस फ़र्क यही होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति में ये इनएक्टिव होती है, जिसको मैंने यहाँ प्रोटो से रिप्रेजेंट किया है। ये इनएक्टिव होती है या इसको हम लिख सकते हैं लेस एक्टिव होती है। प्रोटो यहाँ इंडिकेट कराता है इनएक्टिव होती है या फिर लेस एक्टिव होती है एक नॉर्मल व्यक्ति में। ठीक है, और सिर्फ ये ऑन्कोजीन नहीं होता है, इसके साथ साथ एक ट्यूमर सप्रेसर जीन भी होता है हर इंडिविजुअल में। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो दरअसल होता क्या है कि जैसे ही यह व्यक्ति किसी कार्सिनोजन के कांटेक्ट में आता है, कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो वो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस कोई रेडिएशन हो सकती है। रेडिएशन मतलब जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, या फिर उसके साथ साथ में कोई नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, या फिर कोई केमिकल एजेंट हो सकता है, जैसे एफ्लोटॉक्सिन हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, जो कि लीवर का कैंसर कॉज करते हैं। और एक है एन नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन, जिसको मैंने आपको कल बताया था कि जैसे जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो जो धुआं निकलता है उसमें टार होता है, टार को ही एन नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन कहते हैं। इसकी वजह से लंग्स का कैंसर होता है। तो वो कोई केमिकल एजेंट हो सकता है। तो कार्सिनोजन कोई सा भी हो सकता है, वो कोई केमिकल एजेंट हो सकता है, वो कोई रेडिएशन हो सकती है। वो रेडिएशन, वो केमिकल एजेंट जो कार्सिनोजन का काम करता है, वो दरअसल इस नॉर्मल व्यक्ति की सेल में जेनेटिक चेंज करता है। जेनेटिक चेंज तब होता है जब जीन में कोई चेंज होता है। तो ये जीन में दो तरह के चेंज करता है। एक तो प्रोटो ऑन्कोजीन जो अब तक इनएक्टिव था, अब तक लेस एक्टिव था, उसको ये एक्टिवेट कर देता है। और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन था, जो कि हमने पिछली बार देखा था, जो कि एक्टिव था, वो अब इस जेनेटिक म्यूटेशन, इस जेनेटिक चेंज की वजह से इनएक्टिव हो जाता है, जिसको हम P53 जीन भी बोलते हैं। तो पिछले लेक्चर का यहाँ पर दोनों चीज़ें उल्टी हैं। जो पहले लेस एक्टिव था वो हाईली एक्टिव हो गया, मोर एक्टिव हो गया, और जो पहले जो है कि एक्टिव होता था वो आज इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, जैसे प्रोटो ऑन्कोजीन तो ग्रोथ और डिवीजन को बहुत रैपिड स्पीड से लेके जाना चाहता है। ठीक है, इसकी वो इच्छा रहती थी, बट पिछले लेक्चर्स में हम देखते थे कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन इसको रोक देते थे, और जो सेल डिवीजन और ग्रोथ का, जो सेल का ग्रोथ और डिवीजन है, वो एक रेगुलर मैनर में और एक डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलता था। पर अब वो ऐसा यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ये जो सप्रेस करता था ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो अब जो है इनएक्टिव हो चुका है। और ये जो जीन जो ग्रोथ और डिवीजन को एक हाई रेट से ले जाना चाहता था, वो अब डबल एक्टिव हो गया, मोर एक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोलिफरेशन तो पहले कराता था, अब कराएगा एक्सेसिव प्रोलिफरेशन। एक्सेसिव प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है कि एक रैपिड, एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन वो कराने वाला ये प्रोटो ऑन्कोजीन है। ठीक है, ये सी ऑन्ग दरअसल दर्शाता है कि ऑन्कोजीन को ये ऑन्ग दर्शाता है, और सी का मतलब सेलुलर ऑन्कोजीन, क्योंकि हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेलुलर को सी शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। तो ये क्या करता है, ये एक्सेसिव प्रोलिफरेशन कराता है। जो ये सेल है, इसका ग्रोथ और डिवीजन एक रैपिड, एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड मैनर में कराता है, जिसको मैंने लिखा है कि ग्रोथ और डिवीजन को
डबल स्पीड कर देता है, मतलब एक उसके ऊपर एक सपोर्टिंग का काम करता है, डबल सपोर्ट करता है। और ये सिस्टम चूँकि ख़त्म हो चुका है, ये जीन इनएक्टिव हो चुका है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। तो अब रिजल्ट क्या होता है जब एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है इस नॉर्मल सेल का, तो यहाँ पर एक मास ऑफ सेल जनरेट होती है, और ये जो मास ऑफ सेल जनरेट होती है इसी को तो हम ट्यूमर कहते हैं। और ये सेल्स ट्यूमर सेल्स हैं। साइड साइड में नॉर्मल सेल्स हैं बट ये ट्यूमर सेल्स हैं, क्योंकि जब सेल का ग्रोथ और डिवीजन एक्सेसिव हो और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक हाई रेट के साथ हो और बोल सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड हो, तो वो डिवीजन जो है ट्यूमर सेल्स को फॉर्म करता है। मैंने पिछले लेक्चर से आपने बताया था कि एक नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन जो बदमाश हो वो खुद दूसरों के ऊपर दबाव बनाता है। तो आप समझिए ये ट्यूमर सेल्स हैं। पहले क्या होता था, पहले नॉर्मल सेल्स होती थी, नॉर्मल सेल्स के ऊपर साइड वाली सेल्स दबाव लगाती थी, जिसको हम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते थे। दरअसल एक्चुअल में समझे तो वो जो सेल होती थी नॉर्मल, वो अकेले तो होगी नहीं, वो किसी टिश्यू में होगी, ऑर्गन में होगी, उसके अगल बगल और भी सेल्स होंगी। तो वो सेल्स उसको एक मतलब एक जितना स्पेस चाहिए होता है उतना स्पेस उसको देती थी, तो वो एक्सेसिव ग्रोथ नहीं करती थी। बट अब क्या होगा, अब चूंकि एक सेल की जगह नहीं, यहाँ मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ ट्यूमर सेल्स आ गई हैं, तो ये सेल्स इन सेल्स के साथ कंपटीशन करेंगे न्यूट्रिशन के मामले में, क्योंकि न्यूट्रिशन अभी भी पहले जितना आ रहा है। तो इन सेल्स को, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनको भूखों मार देंगे स्टारवेशन से। तो अब इनके ऊपर दबाव नहीं लग रहा है, अब ये ट्यूमर सेल्स बल्कि नॉर्मल सेल्स के ऊपर दबाव लगा रही हैं। पहले एरो ऐसे आता था, अब वाला एरो ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इनके ऊपर दबाव लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई ये पूछे कि जो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो किसकी है, तो वो नॉर्मल सेल की है, वो ट्यूमर सेल्स की नहीं है। ट्यूमर सेल तो इस प्रॉपर्टी को लॉस कर चुकी है। दरअसल वे जो दोनों फैक्टर जो सेल ग्रोथ और डिवीजन को थोड़ा स्लो करके एक नॉर्मल रेंज में रखते थे, वो दोनों खत्म हो चुके हैं। एक तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी खत्म हो चुकी है, और साथ साथ में ये ट्यूमर सप्रेसर जीन भी इनएक्टिव हो गया है। और जिसकी इच्छा रहती थी कि ग्रोथ और डिवीजन एक हाई रेट से हो, वो डबल एक्टिव हो चुका है, वो मोर एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से सेल्स का रैपिड एक्सेसिव डिवीजन देखने को मिलेगा और एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसी के साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। दरअसल ये कार्सिनोजन सिर्फ केमिकल एजेंट एफ्लाटॉक्सिन एंड नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन या फिर विनाइल क्लोराइड या फिर एक्सरे गामा रेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होते हैं, बल्कि कुछ वायरस भी होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, और उन वायरस को हम ऑन्कोवायरस कहते हैं। और वो दरअसल जीन को इनएक्टिव और एक्टिव काम करने का काम नहीं करते हैं, उनके पास खुद का अपना वायरल जीन होता है, उनके पास खुद का अपना कैंसर वाला जीन होता है, जिसको हम वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। तो उसको हम शॉर्ट में वी ऑन्कोजीन बोलते हैं। जैसे यहाँ ये सी ऑन्कोजीन है, क्योंकि ये सेल में पाया जा रहा है, तो वायरस में पाया जा रहा है, तो उसको हम वी ऑन्कोजीन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ वायरस भी होते हैं, दरअसल वो वायरस कुछ स्पेशल नहीं होते हैं, वो दरअसल वही वायरस होते हैं जो एड्स कॉज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वायरस होता है जिसको हम HIV वायरस बोलते हैं, जो एड्स कॉज करता है। तो कभी कभार मेडिकल फील्ड में ये देखा गया है कि जो व्यक्ति एड्स का पेशेंट हो, वो साथ साथ में स्किन कैंसर यानी कापोसी सार्कोमा का भी पेशेंट होता है। तो दरअसल ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो वहाँ पर एक ऑन्को वायरस की तरह एक्ट करता है और अपना ऑन्कोजीन उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। और एक हेपाटाइटिस बी वायरस होता है जो हेपाटाइटिस बी कॉज तो करता है, पर साथ साथ में लंग्स का कैंसर भी कॉज कर देता है, ठीक है। साथ में लीवर का कैंसर कॉज करता है, लंग्स का नहीं, लीवर का कैंसर कॉज करता है। और एक जेनाइटल हर्प्स का वायरस होता है जो कि हर्प्स डिजीज को कॉज करता है, बट साथ साथ में वो एक जेनाइटल कैंसर भी कॉज कर देता है, ठीक है। तो वो इस वायरस कुछ स्पेशल नहीं होते हैं, वो वही वायरस होते हैं जो अन्य डिजीज़ कॉज करते हैं, बट उसके साथ साथ में उनके पास भी ऑन्कोजीन होता है जिसकी वजह से वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी बात रही इसके बारे में।